ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। तो सभी को नमस्ते। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें आज मैं सबसे पहले शेयर करूंगी एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी जो मैंने खुद सुनी थी अबाउट माय टीचर्स डॉटर, मतलब जिनका नाम है अम्बा बुआ। मैं उन्हें अम्बा बुआ कहती हूँ, वैसे उनका पूरा नाम है वैद्य शारदा शर्मा। तो जब वो नाड़ी सीख रही थी, है ना, तो एक एक्सपीरियंस है कि एक बच्ची आती है वहाँ पे अमरकंटक दिखवाने के लिए, और आई थिंक बुआ वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। अभी तो अम्बा बुआ इज़ अराउंड 60 years, 64 years। दैट टाइम शी मस्ट बी अराउंड 20-25। तो कोई बच्ची आई और उन्होंने उसकी नाड़ी पकड़ी और तुरंत कहा कि क्यों, हार्ट में होल है क्या? तो ऐसे कुछ घटना हुई। खैर फिर उस बच्ची ने वहाँ चिकित्सा ली और फिर वो रिकवर कर गई। सो अभी उन्होंने पकड़ा और पकड़ने के साथ ही बता दिया कि क्या तुम्हारे हार्ट में, मतलब पेरेंट्स से पूछा कि इसके हार्ट में होल है क्या, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब वो कहानी जो है, मतलब वो जो रियल घटना है उनकी, तो धीरे धीरे हम जब नाड़ी देखते हैं तो जो चीज़ें हम पहली बार ऑब्जर्व करते हैं उसका भी हम पहली बार में भी असेसमेंट कर सकते हैं। ये जो घटना है ये उसी बात की शेयरिंग के लिए है। तो मतलब अगर कोई पूछे कि उस नाड़ी में उन्होंने क्या देखा, तो उनका ऐसा कहना था कि मान लो जैसे कोई पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है और वो पानी जो है अचानक से, मतलब उसका जो फ्लो है वो नॉर्मल ना होकर ऐसे लग रहा है जैसे फट गया, ठीक है। तो ये उनके अंदर एक एहसास हुआ उसको देखने में, मतलब ऐसा लगा जैसे कि कोई नॉर्मल फ्लो ऑफ जो होता है वो फट गया है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एहसास होते हैं। और अम्बा बुआ को मतलब बाबा जी ने ऐसे नहीं सिखाया जैसे मुझे उन्होंने बैठा के सिखाया। अम्बा बुआ ने चलते फिरते, मतलब काम करते हुए, है ना, पेशेंट्स आते थे, वो लिखती थी बाबा जी जब बताते थे, और फिर दवाई देना और ये सारी प्रोसेस के साथ साथ ही उन्होंने नाड़ी परीक्षा कब सीख ली पता ही नहीं चला। इट वाज सो natural, as if we are breathing. That's how she just breathed in the process of nadi pariksha. So that is also one process of learning. कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने टीचर के साथ रहते हैं और उसी चीज़ को सोच रहे हैं, जी रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को फिर हम इम्बाइब कर लेते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन प्रोसेस। तो इसीलिए आई स्टिल रिमेम्बर जब भी मैं बुआ से पूछती थी, बुआ आप मेरे को नाड़ी सिखाओ, तो बोली बस पकड़ लो और समझ जाओ। तो उनका यही सिंपल टेक्निक था कि जब हम गुरु के साथ रहते हैं तो हम उनके सहवास में रहते रहते हम वो सारी चीज़ों को वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं अगर हम बहुत रिसेप्टिविटी के साथ रहते हैं। सो मेरे लिए एक बहुत ब्यूटीफुल बात है कि जो एजुकेशनल प्रोसेसेस हैं वो हमेशा
क्वेश्चन आंसर से ही डिराइव होंगे ऐसा नहीं है। जब स्टूडेंट की रिसेप्टिविटी बहुत हाई है एंड कमिटमेंट बहुत हाई है फॉर द टीचर, तो फिर बहुत सारी जो लर्निंग्स हैं वो रहते रहते ही आ जाती हैं। सो ये एक जो उनकी स्टोरी है एक मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है, क्योंकि आज भी जब बुआ अपने से नाड़ी देखती हैं, पूरा खुद से हैंडल कर रही हैं, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वेरिफिकेशन की ज़रूरत है ना, वो समझ जाती हैं उसको। तो ये है कि हाउ वी कैन ग्रो आवर सेल्व्स। तो हमारी जो ग्रोथ है वो हमारे कमिटमेंट, हमारे विश्वास पे है। तो हमारा विश्वास रहता है कि हम समझ सकते हैं, हम सीख सकते हैं, तो फिर जो लर्निंग्स हैं बहुत नेचुरली घटित होने लगती हैं। तो ये एक छोटी सी शेयरिंग, और इसके साथ ही आज के सेशन में मैं चाहूँगी कि हम लोग की जो भी डिस्कशन हुई है लास्ट 2 डेज प्लस जो हमारे प्रीवियस सेशंस में भी हुई, कि कैसे हम वात पित्त कफ को देखें, कैसे हम इसको डॉक्यूमेंट करें, इसको प्रैक्टिस करें, बेसिकली कैसे हमारी ऑब्जर्वेशंस को हम एनहांस करें, और फिर कल जो है कैसे सप्त धातुओं का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कैसे जो तंत्र हैं उनका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इस पे हमारी जो भी डिस्कशन हुई, तो आज मैं ओपन फॉर डिस्कशन रादर ओपन फॉर शेयरिंग करना चाहती हूँ आज के सेशन को। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई वुड लाइक कि आप लोग अपना शेयर करें कि आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व कर पाया, आप लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस कर पाया, जिससे कि इस प्रोसेस को, ये जो चल रहा है नाड़ी परीक्षा का, ये इसको एक और बुलंद डायरेक्शन मिल पाए। तो वैद्य सचिन भैया, वैद्य मनीषा जी, वैद्य सुरम्या, अंशु आंटी, शिल्पा मामी, विजय भैया, ओवर टू यू। आई वुड लाइक टू शेयर कि जैसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुझे मतलब सिर्फ थोड़ा ड्राइंग से ही कुछ समझ आ रहा है, इन द सेंस में पैटर्न्स बना रही हूँ, बट हर बार नए पैटर्न्स बन रहे हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ जैसे एनिमल्स की गति, क्योंकि हम लोग, जैसे मैं नेचर से इतना क्लोज नहीं हूँ, लिविंग इन अ सिटी, बहुत कम इंटरेक्शन होता है नेचर से। तो आज जैसे कल भी हमने बात की थी कि हमें तो गति ही नहीं पता, हमने वो देखी ही नहीं है चीजें, मतलब बहुत ही कम देखी है, तो उससे तो इतना रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि एनिमल की गति से। तो वोकैबुलरी में लाइक समझ नहीं आ रहा, मतलब आई जस्ट डू लाइक डाला और ब्लफ ब्लफ और स्ट्रॉन्ग है, स्मूथ है, जेंटल है, ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है, मतलब उन वर्ड्स में आ रही है, बट वोकैबुलरी के टर्म्स में और कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल कोई बात नहीं, आपकी डायरेक्शन बहुत सही चल रही है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी अभी वो किताब पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा होल्ड पे रख दें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है ना। तो लेट अस कीप इन माइंड कि जितनी भी किताबें हैं ये डॉक्यूमेंटेटेड, दिस इज वर्क दे आर शेयरिंग विद द वर्ल्ड, है ना, आफ्टर years of practice. So अगर हम स्टेप नंबर 1 पे हैं, तो स्टेप नंबर 1 पे फिर स्टेप नंबर 1 की किताब चाहिए फिर, ठीक है। अगर हम स्टेप नंबर 1 पे और 10th क्लास की किताब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम बौखला जाएंगे कि यार मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, राइट। सो आई वुड रेकमेंड कि थोड़ी देर, इफ यू वांट, यू रीड दैट बुक फॉर योर फैसिनेशन, to admire, but rather not use it as a reference book, है ना। सेकेंडली आप जो पैटर्न्स बना रहे हैं केवल आप अपने लिए बना रहे हैं कि आप अपने परिवार में जितने लोग का देख रहे हैं उनके लिए भी बना रहे हैं,
नहीं, अभी तो अपना बना रही थी, अभी तक तो अपना ही। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है, क्योंकि आपने बहुत सारे पैटर्न्स देख लिए हैं, है ना। भले ही यू आर फीलिंग कि यार हर बार डिफरेंट पैटर्न देख रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट सीइंग अदर पीपल्स नाड़ीज ऑल्सो इन योर हाउस, ठीक है। तो एक जो जिस बुक में आपने अपना मेंटेन किया है, उसी बुक में आप डेट वाइज आपके फैमिली के एक एक मेंबर का नाम डाल के आप उनका भी डॉक्यूमेंटेशन शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप वैद्य नहीं हैं तो आई अंडरस्टैंड कि ये डिफ़िकल्टी आएगी कि भाई हम नाम कैसे देंगे, हैं। बट राइट नाउ आई वुड से कि आप अपने फैमिली में जितने लोग हैं उनका आप ऑब्जर्व करके नोटेशन शुरू रखिए, कीप इट ऑन, कीप इट गोइंग, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे हमारे ये डिस्कशंस हो रहे हैं, आपको धीरे धीरे वो इम्बाइब हो रहा है कि वात की एक सर्टन गति है, पित्त की एक सर्टन गति है, कफ की एक सर्टन गति है। फिर हमने पिछले सेशन में बात करी थी अबाउट विकार एंड दोष, है ना। सो दैट इज़ अ वे टू फिगर आउट कि देर इज़ अ सर्टन दोष विच इज़ प्राइमरीली द मेन रीज़न फॉर द डिजीज़, and the other two may be the disturbed ones, या जिनके विकृति दिखाई दे रही हैं लेकिन भले वो मेन दोष नहीं है, मेन कारण नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया ऑन हाउ यू कैन राइट द डिफरेंट रिदम्स दैट यू सी, यू कैन राइट इट, है ना। एक विकार है, एक दोष है, ठीक है। So that is one thing that you will gradually begin to do. अभी तो तुरंत नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको आप ये वर्ड्स दे पा रहे हैं कि जेंटल है, स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, तो ये जो आप वर्ड्स दे रहे हैं उन वर्ड्स को आप लिखिए, ठीक है। तो along with drawing the rhythm, you note the words that you feel at that moment, ठीक है। मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, मैं भी ऐसे ही वर्ड्स बोलती थी, बाबा जी ये तो बड़ी हार्ड लग रही है, ये तो बड़ी कड़क लग रही है, ये तो बड़ी सॉफ्ट लग रही है, ये तो बड़ी वीक लग रही है, फीबल लग रही है ना। आप अंग्रेजी के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं संस्कृत के यूज़ करती रही हूँ, है ना, क्योंकि मेरा अभ्यास वैसा है। तो वहीं से मेरी भी शुरुआत हुई है एंड उसी को करते करते एक पॉइंट पे त्रिदोष की समझ बढ़िया से होने लगती है, ठीक है। और धीरे से आप डाउटलेस होने लगते हो कि हाँ भाई मैंने जो देखा वो एकदम सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप अभी स्टेज 1 में हैं एंड स्टेज, ठीक है। ओके, का आया है आई एम ऑब्जर्विंग त्रिदोषा ओनली एज ऑफ नाउ। ओके, ठीक है। तो उसमें क्या आप अपना कुछ शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा सा मोर डिटेल? वैद्य सचिन भैया आप हैं? ओके, वैद्य मनीषा, वैद्य सुरम्या, आप लोग शेयर करेंगे? हाय नक्शखाली। हाय मनीषा दी। मैं भी अभी बस त्रिदोष देखने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, और इतना ज्यादा तो नहीं देखा है अभी तक, लेकिन वही है, कभी मुझे समझ में आता है ठीक से, कभी बिल्कुल, मतलब मेरे पास तो मुझे लगता है ना कि मोस्ट ऑफ द बार तो मुझे किसका फीबल रहता है? मेरा। अच्छा, ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा,
और कभी कभी तो मुझे सिर्फ एक उंगली में समझ में आती है, कभी तीनों में समझ में आ जाती है किसी दिन। और बाकी मैं कुछ पेशेंट्स अगर मिलते हैं तो मैं उनका देखती हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं? हाँ, सिर्फ वर्ड्स में। मुझे ड्राइंग मेरे को ड्राइंग में बिल्कुल समझ में नहीं आता वो कैसे होते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो वर्ड्स लिख पा रहे हैं? हाँ, वर्ड्स लिख पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। वो भी वैसे सिंपल से ही है। ठीक। और फिलहाल मेरा वही है कि मेरे को तीनों उंगली में अच्छे से समझ में आने लगी। जैसे मैं रखूं, मुझे वो ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ, तो उसी को मेरे टीचर कहते थे मन लगाना, है ना। तो जैसे ही हम मन लगाने लगते हैं और मन लगाने का अभ्यास करते हैं तो वैसे वैसे वो नाड़ी हमको सहजता से पहचान में आने लगती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो इस पूरे प्रोसेस में एक है कि हम स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, और उस स्पर्श में हमको जो जो लय पता लग रही है उसको हम पहचान रहे हैं। तो एक तो हमारा अभ्यास है स्पर्शेंद्रिय के विभिन्न जो नुआंसेस हैं उसको देख पाना, ठीक है, और जो दूसरा है वो है मन लगाना। ठीक है, अब मन हमारा कभी कभी भटक जाता है, हमको लगता है नहीं मैं तो समझ ही नहीं सकती हूँ, और जिस क्षण ये फीलिंग आ जाती है कि मैं तो नहीं समझ सकती हूँ, उसी क्षण हमारा मन भी आधा ही लगता है फिर नाड़ी में या किसी भी चीज में। तो हर बार जब आप शुरू करें नाड़ी देखना, आप अपने आप से कहें मैं समझ सकती हूँ, मुझे नाड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो हर बार आप नाड़ी देखें तो आप इससे शुरू करें कि मैं समझ सकती हूँ। अगर आप इससे शुरू करेंगे, पता नहीं मुझे समझ में आएगा कि नहीं, चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड बीइंग डाउटफुल माइंड। तो डाउटफुल माइंड विल गिव डाउटफुल रिजल्ट्स। ठीक, तो एज अ स्टूडेंट द बिगेस्ट थिंग वी हैव टू प्रैक्टिस इज मैं समझ सकती हूँ। कॉन्फिडेंस केवल इस बात का थोड़ी होता है कि मुझे समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस इस बात का होता है कि मैं समझ सकती हूँ। आज जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो मुझे कल समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आपको अपनी नाड़ी फीबल लग रही है, कोई बात नहीं, आप एकदम सही देख रहे हैं। ठीक है, फिर आप अपने फैमिली में देखें, आप अपने बेटू का देखें। ठीक है, ऑब्जर्व और नोट करना बहुत ज़रूरी है सो दैट इट इज़ अवेलेबल एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर यू नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी द नाड़ी एट अ डिफरेंट टाइम और एट द सेम टाइम द नेक्स्ट डे। ये ठीक है? हाँ ठीक है, वो सही बात है। मुझे वो थोड़ा डाउट में आ जाती हूँ, देख रही लगा कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज हो जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, उनका भी वैसे 3 उंगली रख के देखना है? बिल्कुल बिल्कुल सेम वे। यस, ओके। और एक चीज मैं देखा है, जब भी आप देखते हैं ना अपनी नाड़ी, तो आपकी जो उंगलियां होती है वो बहुत नीचे होती है। एक मिनट, कम अगेन, फिर से। उंगलियां जो है ना बात कब की जब नाड़ी पे रखते हो ना, हाँ, वो आपकी बहुत नीचे होती है। मेरी बहुत नीचे होती है? हाँ हाँ। अच्छा। अभी ये देखो। हाँ, तो हाँ बहुत नीचे, मतलब फिगर में तो खैर बहुत नीचे लगती है। मैं इतने पे आती हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता। देखो यहाँ पे हड्डी है, ठीक है, हाँ वो, हाँ उसको आपको क्रॉस करना है, हड्डी पे नहीं रखना है। ठीक है, बस, और आप देख लो। मुझे लगता है ये 2 उंगली नीचे के आसपास आती है क्या? हाँ, यस। ओके। अच्छा, फोटो में एक्चुअली ना बहुत लगता है कि बहुत नीचे से देख रहे हो, मुझे लगा इतने नीचे से कैसे समझ में आता है, मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता करके। ओके ओके, ये देखो बहुत नीचे नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसे रखूंगी तो आप देखोगे कि मेरा जो अंगूठा है ना, इट इज जस्ट बिलो द हैंड, द अंगूठा ऑफ द अदर हैंड। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो या ठीक है, तो बिल्कुल जैसे काफी ट्रेडिशंस में ये रहा है
कि नाड़ी परीक्षा करते समय मंत्र जाप करना चाहिए, है ना। तो खैर मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट खुद के लिए किया था कि मैं ओम बोलती थी मेरे मन में, ठीक है। सो व्हाट डज इट डू, कि इसका पर्पस क्या है ये मंत्र का। तो पर्पस इज टू ब्रिंग योर फोकस टू वेयर यू आर, ठीक है। तो ये जो बार बार डाउट आता है माइंड में, द मंकी डाउट, दैट नीड्स टू बी शूड अवे, ठीक है। एंड फॉर दैट पीपल हैव यूज्ड मंत्र। तो मैंने फाइनली मेरे लिए क्या मंत्र रखा, आई कैन अंडरस्टैंड नाड़ी, आई कैन सी नाड़ी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड नाड़ी कंप्लीटली। तो मैं तो मेरे लिए ये मंत्र रखती हूँ, ठीक है। एंड जस्ट बाय सेइंग दिस टू माई सेल्फ, आई फाइंड कि एटलीस्ट जो शंका है वो घट जाती है, एंड आई एम एबल टू फोकस ऑन वॉट आई एम फीलिंग, ठीक है। ओके, वैद्य सुरम्या, आपने क्या क्या अभी तक प्रैक्टिस किया है, ऑब्जर्व किया है, कुछ शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग। तो मैंने जब नाड़ी देखना चालू किया, मैं कह सकती हूँ कि 4 साल पहले मैंने नाड़ी देखना चालू किया था। और उस टाइम पे मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। चालू तो किया। मुझे ये समझ में आ गया कि 3 उंगलियों में 3 अलग अलग रिदम समझ में आती है, और फर्स्ट फिंगर में वात समझ में आता है, फिर पित्त, फिर कफ। तो मैं सिर्फ ये सब उनकी गति देख पाती थी पहले, कि तेज चल रही है या धीमी चल रही, और उसके आधार पर ही मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये कब बड़ा हुआ है या बात कम हो गया है, ऐसे मैं कुछ कुछ अनुमान लगा लेती थी। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने जैसा कल शेयर किया था कि मुझे एक नाड़ी देखकर ऐसा लगा कि इनको समझ में आया कि ऐसी जो नाड़ी होती है वो विबंध की होती है। फिर कई पेशेंट्स में मैंने देखा, फिर उनसे पूछा कि क्या ऐसा है, और मुझे वो कंफर्मेशन मिला। तो मुझे थोड़ा और लगा कि हाँ अच्छा है। पर ये था कि पहले मुझे याद नहीं रहती थी कि मैंने कौन सी नाड़ी कौन से पेशेंट में देखी है, या इन पेशेंट में मैंने पिछली बार क्या नाड़ी देखी थी, इस तरीके से मुझे याद नहीं रहती थी। अब मैं ये देख सकती हूँ, जैसे कल मैंने एक नाड़ी देखी, और मुझे ये सेशंस के कारण में थोड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा उस नाड़ी को देखने के बाद कि कफ के स्थान पर पित्त जैसी नाड़ी, पित्त के स्थान पर कफ जैसी नाड़ी आ रही है, और जो वात है उसकी नाड़ी काफी मंद है। तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया मैंने कि कफ जैसे कफ की वृद्धि हो जाती है तो वात पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस हिसाब से मतलब इस तरीके से अब मेरा थोड़ा सोचना हो गया है। तो कैसे चिकित्सा की जाए तो वो भी मैं सोच पाई। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। और बताओ, और कुछ शेयर करना चाहोगी? तो अब लेकिन अब वो मुझे बहुत हैप्पीनेस है इस बात की कि मुझे वो नाड़ी याद है। यस, धीरे धीरे परिमार्जन हो रहा है मेरे नाड़ी को समझने में, बिल्कुल किस तरीके से। कई बार ऐसा भी, एक बार ये भी कल मैं शेयर करना चाहती थी कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपको देख के बोलते हैं कि अच्छा आप वैद्य है, चलो मेरी नाड़ी देख के बताओ। तो मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ लोगों की नाड़ी देखी और मुझे ऐसा लगा कि नहीं आप तो स्वस्थ हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं लग रही है मुझे आपकी नाड़ी में, और स्वस्थ लग रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे मैं सिर्फ गति समझती थी, तो ना तो तेज थी ना ही धीमी थी, तो मैंने कह दिया कि नहीं आप तो स्वस्थ हैं, इस तरीके से। बढ़िया बढ़िया, गुड, यू आर प्रैक्टिसिंग इट, ये बहुत ही बढ़िया लगा सुन के, है ना जी। ठीक है। इसके साथ अगर तुम डॉक्यूमेंट करो, है ना, तो हर केस जो तुम देखती हो और खुद का देख रही हो, घर का देख रही हो, एक छोटी सी डायरी मेंटेन करो और उसमें नोट करो। इस काम को करने में भले ही बड़ा आलस लगता है कि यार 2 शब्द लिखने के लिए क्या डायरी मेंटेन करूं, ठीक है जी। लेकिन इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि आपकी ग्रोथ का जो पेस है वो बहुत बढ़ जाएगा,
ठीक है, तो बस डॉक्यूमेंट करना शुरू कीजिए, उससे आपकी जो ब्रेन में जो लर्निंग की प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, वंडरफुल, ग्रेट गोइंग रम्या। ठीक है, अंशु आंटी, पिछले 2 दिन के सेशन के बाद आपने क्या क्या प्रैक्टिस कर पाया, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस कर पाए? There's a doubt about this. Like Tridosh is fine. We have 3 fingers and we have Tridosh. So first index is for yes, Vat. It's for Vat. And then Pith and then Kaf. uske liye. But you talked about the 7 Dhatus. Sapt dhatu. Yes. So now we have 3 fingers. And how do we identify which dhatu, which this is very confusing. That's right. Yeah. So and then the different level, how much, as you said, the pressure, how much pressure. So I'm just able to see this Tridosh gradually, but in that also the rhythm, if it's right, it's wrong, I can't make out at all. That's right. That's right. That's there. But then one takeaway I've had is that when I do my pranic, now I think that there are 7 levels in Ayurveda, so the divine energy is going to all the levels and it's healing at all the levels. Oh wow. Yes, otherwise it used to be just the organs and the meridians. So that way it's helping in my pranic and my meditation also. When I do my meditation, I thought divine energy is going in me. And now I know that in Ayurveda there are 7 levels. So there is this thing. So it's healing all levels. Wonderful. So yeah. That way it's it. Great. So I think in 2 days, if you are able to see the 3 different gatis, है ना, of Vata, Pitta and Kapha, I think you are doing. Kapha is very difficult. Yes, of course it's a little difficult, but I think you have made quite a bit of a progress, है ना. So I just hope you maintain a small diary and keep noting it, ठीक है. And share with us. We कल का हमारा सेशन है, so we can talk about it. You can share, you can switch on your video and share कि आपने कैसे लिखा है, so I can see it once. ठीक है. और इस ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन को हम जितना गहनता से कर लेंगे, I think in a matter of some time you will be able to see the 3 gatis very naturally, and then you will be observing कि there are differences. जैसे कि शिल्पा मामी has said that she can make out कि feeble है, strong है, ठीक है. So she is able to now give words to it and differentiate कि yes, there is some difference. Okay, all right. So ये जो चीज़ है, इसको हम जितना बुलंद करेंगे तो धीरे धीरे you will be able to see. I just hope that you are able to find a healthy person soon, where you are able to see Vata, Pitta and Kapha in their normal gatis, in their normal positions. Okay, क्योंकि एक बार उसका practice हो गया तो that is your biggest punji. Okay, your biggest takeaway. ठीक है. Yeah. But then how do you make out the Saptarat? Saptadhatu, right. So, Saptadhatu. Yeah. So auntie, as I mentioned to you कि there are 5 different levels of the nadi, right? And the second level after the Tridoshas is the Saptadhatu. तो as I mentioned to you कि मेरी जो process of learning थी, क्योंकि मैं वही शेयर कर सकती हूँ, है ना. I am also seeing how I can take it to people. तो मेरी जो process of learning थी उसमें when I had seen the स्वस्थ नाड़ी, तो उसमें सप्त धातुओं की जो गति होती है, स्वस्थ गति, उसको मैंने इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं किया था. I saw the नाड़ी as a whole, ठीक है, and as a whole जो different rhythms है उसको I memorized as स्वस्थ नाड़ी. Okay, so for me when I see people's नाड़ी now, तो automatically जब मैं level 2 को चेक करती हूँ, so जो धातु अस्वस्थ होता है
उसकी रिदम डिफरेंट होने के कारण आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस धातु इज नॉट ओके. ओके, तो अभी आई एम नॉट एबल टू गिव इट वर्ड्स कि हाउ आई आइडेंटिफाइड इट. ठीक है, क्योंकि माई प्रोसेस वॉज सीइंग द स्वस्थ नाड़ी and remembering it, recalling it, and I did not see each of the dhatu layer separately. I saw it as a whole. ठीक है, so I would just say कि अभी you just practice the tridosh and see how you can gauge that there are 5 different levels. Okay, so when you press the most और जब नाड़ी लगभग नहीं फील होती है, ठीक है, एंड व्हेन यू जेंटली लेट गो, तो जो आखिरी लेवल है वो है 5th लेवल. ठीक है, जहां हमें हमारी प्रकृति पता लगती है और द नॉर्मल वात पित्त कफ जो हमारे बॉडी में तैयार हुआ एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, विच इज कॉल्ड एज प्रकृति. ठीक है, तो वो हमको डीपेस्ट लेवल पे पता लगता है. ठीक है, फिर जैसे हम थोड़ा और छोड़ते हैं तो बाकी लेवल्स पता लगते हैं. सो मे बी वॉट यू कैन डू, अब आपसे बात करके समझ में आ रहा है, यू कैन प्रैक्टिस सीइंग द वात पित्त कफ एंड ऑल्सो प्रैक्टिस द 5th नाड़ी ऑल्सो एट द सेम टाइम. ठीक है, कैसे? तो जब हम प्रेस करेंगे और एकदम द डीपेस्ट प्रेशर दैट वी गिव एंड व्हेन वी रिलीज टू हियर द नाड़ी वंस अगेन, तो वो जो 5th लेवल है दैट इज टेलिंग द प्रकृति. ओके, एंड अज्यूमिंग कि फिलहाल किसी को ग्रह बाधा नहीं है, सब नॉर्मल दिख रहे हैं. ठीक है, कोई भूत बाधा भी नहीं है. सो जस्ट अज्यूम कि यू आर सीइंग द प्रकृति ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, सो वो जो आपको वात पित्त कफ अलग से पता लगेंगे, दैट इज द प्रकृति ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, तो आपके ऑब्जर्वेशन में, इनफैक्ट आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि स्टार्ट सीइंग द 5th लेवल. ओके, एंड स्टार्ट नोटिंग द प्रकृति ऑफ योर बॉडी. ठीक है, सिमिलरली द प्रकृति ऑफ एवरीवन इन योर हाउस and note it down, document it. ठीक है, so अंशु आंटी आप इस चीज को ट्राई कीजिए. इनफैक्ट वी ऑल कैन डू इट राइट नाउ. प्रेस इट डीपेस्ट and then gradually release. Tell yourself I can see नाड़ी, मैं नाड़ी समझ सकती हूँ पूरी तरीके से. Okay, and then gradually release completely and now see the first level tridoshas. Yeah, there is a difference. There is a difference when you give more pressure and Yes. the rhythm is different. Yes. But then there are different levels of pressure, which I think only very advanced Ved must be able to identify. I think at your level you must have started doing it now. Different levels you can go down.
Don't try to categorize, you know, कि advanced वैद्य, not advanced वैद्य, ठीक है? Too much time, no time. There's a friend of mine, she said a very nice thing. She said time is equal to learning, है ना? तो अगर हम हर क्षण learning में बिता रहे हैं, then how much time does it take? Does it really matter? Maybe it's just matter of 6 months, है ना? So it's really, you know, about हर क्षण हमारी क्या learning हो रही है. इसीलिए there is a story of a person, one of my college teachers had mentioned, है ना? He had said कि जब वो खुद कॉलेज में थे तो उनका एक फ्रेंड था और उसको नाड़ी का बहुत पैशन था और वो बस रोड पे खड़ा हो जाता था और चलते फिरते हर व्यक्ति का नाड़ी देखता था, ठीक है? एंड ग्रेजुअली ही बिकेम अ वंडरफुल वैद्य, ठीक है? एंड he didn't get to see any स्वस्थ नाड़ी, ठीक है, like I had the privilege to see. He just kept observing. He spent time in learning. Okay, so when time is equal to learning, when passion is equal to learning, then there is nothing called as time. So it's just about how many nadis we see and how much time we give in to see it. तो once you see the basic और उसी को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल वो आपके अंदर सेट हो जाएगी, ठीक है? तो एडवांस वैद्य हो या बेसिक वैद्य हो, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ बेसिक वैद्य. सो यू नो बोथ हैव टू अंडरस्टैंड त्रिदोषा, ओके? एंड त्रिदोषा इज द की फॉर आर वेल बीइंग एंड ऑल्सो फॉर you know deciding the chikitsa. Okay, have you seen the nadi of a small baby? Could make out the prakriti that the child is born with. See, I have seen nadis of small children, small babies, but I did not see their nadi to know their prakriti. Rather, I used to see their nadi ki इनको फिलहाल क्या प्रॉब्लम हो रही है. सो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी नाड़ी से उनकी प्रकृति पहचानने की मुझे आवश्यकता नहीं महसूस हुई, क्योंकि उनकी प्रकृति धीरे धीरे खुद ही बोलने लगती है, यू नो, सिंस दे आर स्मॉल यू कैन सी ऑल देयर प्रकृति लक्षणास कमिंग अप, एंड सो आई हैव नॉट सीन स्मॉल चिल्ड्रंस प्रकृति टू से. ओके, alright, when I pressed very deep I felt throbbing between the second and the third finger, and on releasing I feel throbbing between the first and the second. What does this mean? Okay, तो अभी मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी. अभी आपने जो रिदम फील किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट योरसेल्फ, आपने एकदम सही देखा है, ओके? एंड द डीपेस्ट नाड़ी is about your prakriti, which means कि कौन से दोष हैं जिससे आपका बेसिक phenotype expression है, okay, of the genes, उसी को प्रकृति कहते भी हैं. तो your prakriti may be pitta kapha, okay, and that's why you have observed that you are feeling the rhythm in the second and the third finger, ठीक है? And if when you release and see at the level 1 और level 1 में अगर आपको feel हो रहा है in your first and second finger, that means currently there is some vikar of vat and pitta, okay? So this is what it would mean. So बिल्कुल ऑब्जर्व करिए. एनीवन एल्स, कैन एनीवन एल्स प्लीज शेयर? पवन जी, क्या आप भी हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? क्या आप शेयर करेंगे? वैद्य मनीषा, कुड यू सी योर नाड़ी? हाँ, सही कर तो रहा हूँ. ओके, उसमें कफ पित्त और बात के आगे बढ़ नहीं रहा. उसमें प्रॉब्लम मैं
कल सोच रहा था कि जैसे पहला स्टेज तो ठीक है, एक उंगली से एक चीज आप देख रहे हैं, है ना, 3 उंगली है, 3 उंगली हमने टच किया और हर उंगली से एक से कर्व और एक से बात होती है ना। पर लेकिन जब 7 हाथों की बात आएगी तो 3 उंगली से 7 चीज कैसे देखेंगे? राइट, ठीक है। और अभी आपने देखा क्या डीप लेवल नाड़ी प्रकृति? देखा तो पर कुछ समझ नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, आप बस देखो। और अभी सप्त धातु को आप कैसे समझेंगे उसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि उसकी थ्योरी मुझे भी सोचनी पड़ेगी कि मैं कैसे देख पाती हूँ। तो वैसे तो नाड़ी परीक्षा की जो किताबें हैं दे गिव स्पेसिफिक प्लेस इन ईच फिंगर, ओके, फॉर सीइंग द सप्त धातु। सो लेकिन क्या है कि आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट थ्योरी राइट नाउ, क्योंकि क्या होता है कि वी गेट टू मच एनग्रॉस्ड इन द टेक्निक अदरवाइज। तो पहला तो स्तर यही है कि हम त्रिदोष को समझें और उसमें पहले एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है? उसमें हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे समझ में आ रहा है। और ये जो 5वीं नाड़ी है, जो 5वें स्तर की है, जहां हमारी प्रकृति पता लगती है, वो भी काफी सरलता से हम पहचान सकते हैं। तो एकदम डीप प्रेस करिए सच दैट कि कुछ भी फील ना हो, एंड जेंटली रिलीज करिए, तो आपको जो रिदम फील होगा वो आपकी प्रकृति है जो आपको पता लग रही है। विजय भैया, एनी शेयरिंग? हाँ, नमस्ते। कल मैंने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 पीपल आई ऑब्जर्व। हाँ। और उसमें कपित्वात का मुझे तो कोई इशू नहीं है ज्यादा, बिकॉज प्रैक्टिसिंग फॉर 4 years नाउ, थोड़ा सा आदत हो गया उसको नोट करने का, रिमेम्बर करने का ऑल। हाँ। कल मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया उनका सेकंड लेवल। तो उसमें रिदम तो वही तीनों ही आते हैं कि वो उछाल मार रहा है, सरक रहा है, या पुलिंग हो रहा है। हेलो? हाँ हाँ, यस यस यस। आप अपने आप को म्यूट मत करो। हाँ हूँ से पता लगेगा ठीक से बोल रहा हूँ। ओके, हाँ ठीक है, ओके। तो जब मैंने उनको टच करके फील किया तो ये कोशिश की कि क्या कह रही है उनकी नाड़ी। तो अलग अलग पेशेंट्स मेरे पास थे। तो 2 लोग पेन वाले थे, एक सर्वाइकल का, एक स्लिप डिस्क का, एक पैरालिसिस केस है, एक शुगर पेशेंट है, एक को स्किन इशू है। तो मैंने सबका रिपोर्ट बनाना शुरू किया कल से। अरे वाह, ग्रेट। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी पवन जी ने भी एक क्वेश्चन किया था, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट आया कि 3 फिंगर में 7 को रीड कैसे करना है, जबकि मैं सीक्रेट ऑफ पल्स पढ़ चुका हूँ। हाँ। लेकिन वो काफी दिनों से खोली भी नहीं है किताब। हाँ। लेकिन अब आज से वो किताब में शुरू करने वाला हूँ। ओके। पढ़ी है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक मतलब रिदम तीनों वही रहेंगे? नहीं, तो तीनों रिदम वही नहीं रहेंगे। बेसिकली उसमें 7 डिफरेंट रिदम्स रहेंगी। ओके। और विच फिंगर कंटेन्स विच वन? अब मैं वही बता रही हूँ कि मैंने एक्चुअली इस तरीके से ना नाड़ी को खुद नहीं वैसे ऑब्जर्व किया ना, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा। तो मेरा तो प्रोसेस ये रहा कि मैंने प्राकृत लय को समझ लिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने प्राकृत लय को समझा तो जैसे एक तरीका ये होता है कि सातों की प्राकृत लय पहचान ली क्या, है ना। तो नहीं, वैसा नहीं हुआ मेरे साथ, है ना। मैंने ओवरऑल स्वस्थ नाड़ी की जो रिदम है उसको मैंने मेमोराइज कर लिया। तो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज कैसे पता लगेगा कि जैसे मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं
पिछले काफी सालों से आपने मुझे देखा हुआ है, तो मैं आई नेवर फॉल सिक, आई नेवर टेक एनी मेडिसिन, ठीक है। तो मैं अपने आप को स्वस्थ मान के अपनी नाड़ी का रिकॉर्ड मेंटेन करूं? हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं। यस, मुझे पता चल सकता है। यस यस बिल्कुल, क्योंकि मुझे आप लोग के लिए कोई टेक्निक तो सोचनी पड़ेगी कि कैसे आप लोग पहचानेंगे, क्योंकि मेरे लिए क्या हो गया अभी बहुत स्वाभाविक है कि आई कैन इमीडिएटली फिगर आउट कि कौन से धातु में विकृति एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो जो पेशेंट आया था उसकी मैंने फील करने की कोशिश की, जैसे एक ओबेसिटी केस था, ओके। तो ओबेसिटी केस में उनके सेकंड लेवल की जो पल्स थी वो सारी की सारी, मतलब आउट ऑफ, मैंने 3 एंगल में काउंट किया उनको, तीनों फिंगर के नीचे 3 सेकंड लेवल पे और 3 पोजीशन, ओके, मतलब लेफ्ट सेंटर एंड राइट, है ना। तो 9 साइड में मैंने उनको फील करने की कोशिश की, तो 9 में से 5 या 6 टफ वाली पल्स उनकी थी, ओके। ओबिस भी है तो लक्षण भी दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो अब इसमें कौन सी धातु गड़बड़ हो रही है सेकंड लेवल पे, ये मेकअप करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, कब आ रहा है? यस यस। तो इसलिए मतलब आपने कफ को नोट कर लिया, ये तो आपको क्लियर ही है ना, कि चिकित्सा कफ की होनी है, ओके। अब बेसिकली अगर हम आयुर्वेद में जो अंडरस्टैंडिंग है और इंटर रिलेशनशिप्स है सप्त धातु के क्या लक्षण होते हैं, दुष्टि के लक्षण क्या होते हैं, स्वस्थ के लक्षण क्या होते हैं, अगर आपको पता होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने कल कहा, यू डू योर रिवर्स लर्निंग, विच मीन्स कि आपको दिख रहा है कि फलाने व्यक्ति में मेद धातु की दुष्टि है, ओके। अब मेद धातु की दुष्टि है, अब ये मान के उसकी नाड़ी को हमें ऑब्जर्व करना है, और जो आप फील कर रहे हो कि भाई जब मैंने और डीप प्रेस किया तो मुझे लगा कि सब जगह कफ व्याप्त है, तो उसका जो रिदम है वो आपको अब याद कर लेना है, ठीक है। तो इट कुड प्रोबेबली जस्ट मीन कि जिसको आप बोल रहे हैं कि सब जगह कफ व्याप्त है, वो बेसिकली मेद धातु की दुष्टि का लक्षण हो सकता है, ओके। तो उसको आपको रिवर्स लर्निंग करनी पड़ेगी। तो मैं भी सोचती हूँ इस पे कि हाउ टू टेल, हाउ टू सी दिस, क्योंकि इसमें टेक्निक का रोल मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे कम है, एंड ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन ये 2 का ज्यादा है। सो आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि हाउ आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर, ठीक है। एक पेशेंट है मेरे पास सर्वाइकल का, ओके। तो yesterday was the 5th day for that patient, तो मैं 5 दिन से आपकी क्लास से पहले से इसको मेंटेन कर रहा हूँ उसका रिकॉर्ड। हाँ। तो जब फर्स्ट डे मैंने इसकी पल्स देखी थी तो सारी बात, पूरा बात बिगड़ा हुआ था उसका, तीनों जगह, ओके। तो फिर मैंने उसको नोट किया, तो धीरे से तीसरे दिन के ट्रीटमेंट के बाद उसका पूरा पल्स पित्त का आने लगा, ओके। The age of the patient is approximately 28 or 29. Okay. ठीक है। तो एज के हिसाब से भी पित्त आना चाहिए, है ना। एज फैक्टर भी काउंट होता है नाड़ी में, है ना। ओल्ड एज की पल्स अलग रहेगी, चाइल्ड की पल्स अलग रहेगी, और यंग एज में अलग आएगी। तो उसकी एज के अनुसार जो मैंने चेक करने की कोशिश की तो लगा कि अब पित्त आ गया और उसका पेन भी कम हो गया, ओके। मतलब उसका कफ और पित्त के स्थान पे जो वात था वो वापस आ गया 2 दिन में ट्रीटमेंट के बाद, है ना। तो अब मैं 5 दिन से लगातार उसका कर रहा हूँ, तो अब वो कफ की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? वात था वो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कंसिडर करें, मतलब वो नाउ दैट पेशेंट इज फीलिंग 90% बेटर इन 4 or 5 days ट्रीटमेंट। ओके, तो आपको उसकी नाड़ी रोज देखनी पड़ेगी अभी, क्योंकि मैं ऐसे बैठ के नहीं बता सकती हूँ। जनरल आइडिया पूछ रहा हूँ कि आपने अगर किसी सर्वाइकल को डील किया और नाड़ी देखी है तो क्या रिपोर्ट आया बाद में? तो जनरल इसमें ये है कि क्योंकि इसी आयु में ये सारे परेशानी आते भी हैं, ठीक है। एंड शी इज अ टीचर,
तो उनका काम ही झुके रहने का है आज। हाँ, तो ये सारी परेशानियां इसी आयु वर्ग में बताए गए हैं इनफैक्ट, है ना। तो आपको बेसिकली मूल कारण देखना पड़ेगा क्या है। इज इट बिकॉज क्योंकि वात विकार डायरेक्टली शुरू हुआ है, कि कफ के कारण हुआ, कि पित्त के कारण हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज द मेन हेतु। हाँ, हेतु कैसे पता करें? हेतु भैया वो पता करते हैं थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में देयर इज अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ हेतुस, है ना, कि हर व्याधि के अनेक प्रकार के हेतु होते हैं, और त्रिदोष के बिगड़ने में या दुष्टि में भी अनेक प्रकार के हेतु होते हैं। तो उसका बहुत रिगरस डॉक्यूमेंटेशन है चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में, जितनी भी किताबें हैं उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देयर आर नंबर ऑफ हेतुस गिवन, ठीक है। उससे हम टैली करते हैं कि कौन से दोष की वृद्धि हुई है, ठीक है, कौन मूल कारण है। एंड पेशेंट तो लगभग बिगड़ने के बाद ही आ रहा है ना। यस, लेकिन जब आप प्रश्न करेंगे, जब आप उससे बातचीत करना शुरू करेंगे तो उसमें हेतु आप पता कर सकते हैं जस्ट थ्रू टॉकिंग। क्वेश्चन आंसर इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द हेतु। क्वेश्चन आंसर इज द वे टू फाइंड आउट हेतु, या फिर मेडिकल हिस्ट्री जान लेने से। मेडिकल हिस्ट्री के साथ आपको उसकी बिहेवियरल हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स, आहारज हैबिट्स, ये सारे मानसिक हैबिट्स, है ना, मन से क्या जुड़ा हुआ है। राइट फ्रॉम द मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में आप बीमार पड़ते हैं, हाँ, में कितनी बार बीमार पड़ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई है, क्या रिकॉर्ड है क्या आपकी डिजीज का कोई, ये सब तो मैं पूछता हूँ। हाँ, तो एक बार अलग से इस पे बात करेंगे कि मतलब दिस इज बेसिकली कोर आयुर्वेद, है ना, क्योंकि आयुर्वेद में हेतु, लिंग, औषध, ये 3 चीजें हैं। और हेतु में मतलब पैथोफिजियोलॉजी या संप्राप्ति भी आता है, और उसमें किन कारणों से एक व्याधि घटित होती है, ठीक है, आहार विहार व मानसिक हेतु, या क्या क्या प्रज्ञा अपराध हुए हैं, या असात्मीय इंद्रिय संयोग हुआ है, या क्या कालजन्य तो नहीं है। ये 3 आधार पे चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, एंड वहां से फिर हम बैक ट्रैक करके कह पाते हैं कि ओके फलाना दोष दूषित हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये हुआ। So you can tell what must have happened before you saw this patient at the current moment. Thank you so much. ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो आज के लिए हम हाँ, हेलो सचिन भैया। यस, हाँ बिल्कुल आ रही है। यस, मैं एक शॉर्ट में अपना शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैंने शुरू में कैसे स्टार्ट किया और अब मैं कहाँ हूँ। जब मैंने नाड़ी देखना शुरू किया था, तब बेसिकली मैं किसी के पास ऐसे कंटिन्यूस सीखा नहीं था, तो थोड़ा इनसे, थोड़ा किसी और से, थोड़ा पढ़ के, तो ऐसे ही शुरुआत की थी। तो आज जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि सर्पगति है वात की, तो मैं भी यही समझ के जाता था कि सर्पगति वात की है। तो जैसे मैंने पेशेंट देखना स्टार्ट किया, बहुत सारे पेशेंट देखे, तब मुझे ऑटोमेटिकली ये रियलाइज हुआ कि जो भी वात व्याधि के पेशेंट आते हैं उनकी गति कभी भी सर्पगति नहीं होती है, वो हमेशा ठोकर लगने वाली ही होती है। और हम ठोकर के कैसे, किस प्रकार ठोकर लग रही है और कहाँ लग रही है उंगली में, उससे हम उसका स्थान भी काफी हद तक निश्चित कर सकते हैं, यानी शिरशूल है कि जानुसंधि शूल है कि कटिशूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और उसी के बाद मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ। और मुझे वो काफी सिमिलर लगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपसे सीखना चाहा नाड़ी को। और मैंने जो शुरुआत की थी, तो सबसे बच्चों में मेरा ज्यादा काम है, तो बच्चों में नाड़ी जल्दी नहीं लगती है, तो हम उनकी जो
अंगुष्ठमूल के नीचे जो हड्डी लगती है वहीं पे नाड़ी देख लेते हैं। और बहुत ही कम समय होता है तो नाड़ी देखने के लिए। हाँ। और जल्दी मिलती नहीं है क्योंकि बच्चे हेल्दी होते हैं काफी, खास करके अगर 1-1.5 साल की उम्र तक देखे तो उसके बाद उनकी नाड़ी इजीली लग जाती है, बट उससे पहले बाकी जगह पे नहीं लगती है। तो वहीं पे सिर्फ एक उंगली पे ही नाड़ी हम देख सकते हैं क्या, इसलिए मैंने बहुत काफी कोशिश की। उसमें भी मुझे कुछ हद तक यश आया था कि हाँ, कि हम एक ही रिदम से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा दोष है, साम है, निराम है, या कौन सा गुण ज्यादा दुष्ट हो रहा है, जैसे पित्त का द्रव गुण है कि कफ का द्रव गुण है। राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद कुछ नाड़ियां जो होती है जो व्याधि की होती है, जैसे अभी मुझे किसी ने, शायद मैंने अच्छे से सुना नहीं, बट किसी ने बताया कि मेरी नाड़ी हमेशा पतली लगती है। तो अगर उसमें अगर हल्की सी गांठें लगती है तो वो पांडु की नाड़ी होती है। तो पतली एकदम क्या कहते हैं, पित्त वाली तनु नाड़ी और उसमें गांठें लगना, ये बहुत बार पांडु की नाड़ी होती है। ऐसे हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और बनते हैं ऐसे, और उसी से हम आगे धातु भी डिसाइड कर सकते हैं। और फिलहाल मुझे मेरा पहले का मेथड अनलर्न करके नया मेथड स्टार्ट, इस मेथड में तीनों उंगलियों में ये करना के लिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं बना रहा हूँ, फिलहाल फील करने के पीछे पड़ा हूँ। जब मुझे तीनों उंगलियों में एकदम इजीली नाड़ी फील होना स्टार्ट हो जाएगी तभी मैं आगे के ऑब्जर्वेशन बनाऊंगा, नहीं तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मुझे उसका। एकदम सही बात है। बहुत यही कहना चाहता था। और भी किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, मुझे भूल गया था। तो हाँ, बच्चों की नाड़ी में जो है प्रकृति जो हम देखते हैं, तो जस्ट बॉर्न की प्रकृति नहीं देखते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। जब तक वो 10-12 दिन का नहीं हो जाता तब तक उसकी प्रकृति का परीक्षण नहीं किया जा सकता, उसके बाद ही उसके प्रकृति का परीक्षण किया जा सकता है। और प्रकृति के लिए हम बहुत एक सिंपल मेथड यूज करते हैं, जो जन्म की तिथि क्या है उस बारे में भी हमने चर्चा तो की हुई है, पर वो भी काफी हद तक यूजफुल मेथड है। तो और हम एक ही तरह के पेशेंट्स की नाड़ी बार बार देने, जैसे अगर अभी हमें जो आसपास के लोग हैं वहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है व्याधियों का, तो वो हम देख के उसकी नाड़ी हम बार बार देख के हमें समझ में आ सकती है। वही की जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है वो शुरू में कर सकते हैं, बाकी तो हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बहुत सही। तो इसी जंक्चर पे हमारे जो 3 वैद्य हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन भी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं वैद्य सचिन जी का ही देना चाहूँगी, क्योंकि वही इस पूरे प्रोसेस में इंस्ट्रूमेंटल भी रहे। आज से 5-6 साल पहले उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और उन्होंने कहा कि आप मुझे नाड़ी सिखाएं। तो तब मैंने कहा मैं कैसे सिखाऊंगी आपको। और तब खैर मेरे टीचर मतलब नागराज जी जिंदा भी थे, वो बहुत कोशिश की कि वो जा पाए वहाँ, लेकिन उसी समय मेरे टीचर का हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गया था। जाना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया, मटीरियलाइज नहीं हो पाया। तो खैर तब से सचिन भैया वेरी पैशनेट स्टूडेंट, सो यू कैन इमेजिन कि कितने पैशनेट टीचर हैं वो, एंड एन अमेजिंग प्रैक्टिशनर। आप नासिक में बेस्ड हैं और आपने आयुर्वेद की पूरी पढ़ाई के बाद आपने मतलब जो भी उसमें मास्टर्स वगैरह होता है वो सब किया हुआ है, और मास्टर्स आपने पीडियाट्रिक्स में किया है, मतलब आयुर्वेदिक बाल्य चिकित्सा। और बहुत पैशनेट स्टूडेंट, वेरी हम्बल पर्सन,
तो आपके साथ इतने समय की मेरी दोस्ती रही है और कभी भी भैया ने ये फील नहीं दिया कि शेफाली तुम पढ़ती क्यों नहीं हो, तुम्हें अभी तक इतना नहीं आता है। एंड कभी भी he never let down and he's always been there as a very big support। तो कभी भी मैं कोई ऐसा केस देखती हूँ जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक सिंपल चिकित्सा नहीं समझ में आ रही है, घर के सभी लोग की चिकित्सा करते समय मैं भैया से हमेशा कंसल्ट करती हूँ। सो ही इज़ लाइक माई मेंटर, ऑलवेज देयर अराउंड। भैया की ये बहुत ही खूबसूरत बात है और उनके इस परसिस्टेंस के कारण ही फाइनली ये नाड़ी परीक्षा का ऑनलाइन सेशन फाइनली मैंने सोचा कि इसको किया जाए। इट्स हाई टाइम। भले ही आज हम लोग फिज़िकली आसपास नहीं आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड फियर, बट आई फाउंड कि इसके माध्यम से हम जहाँ भी हैं हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं कि हम कब एक दूसरे से मिलेंगे। एटलीस्ट हम जो लर्निंग्स डिस्टेंटली भी कर सकते हैं एक दूसरे के सपोर्ट के साथ, उसको हम शुरू करें। तो सचिन भैया को रियली हैट्स ऑफ। वैद्य मनीषा जी, आपका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, इन द सेंस कि जब मैं बनारस में मेरी प्रैक्टिस शुरू की, मैंने फर्स्ट टाइम अपने टीचर से नाड़ी परीक्षा सीखने के बाद मेरे टीचर ने मेरे को कहा कि शेफाली अब तुम जाओ और प्रैक्टिस करो, नाड़ी को प्रमाणित करो। दैट वाज हिज वर्ड्स। तो मैंने नाड़ी परीक्षा शुरू की थी, छोटा सा क्लिनिक शुरू किया था बनारस में, और उसको करते समय वैद्य मनीषा जी मेरी पहले से ही हम लोग की थोड़ी सी जान पहचानी थी, हम लोग एक ही साथ कॉलेज में थे। फिर हमारी बनारस में जब वापस मुलाकात हुई तो आप मेरे संग क्लिनिक में मेरी हेल्प करना, हम लोग के डिस्कशन शुरू हुए, और डिस्कशन के साथ साथ जो पहला व्यक्ति जिनको मैंने नाड़ी सिखाया इज़ वैद्य मनीषा जी। तो आप भले ही मेरे साथ 6 महीने लगातार रहे, लेकिन उस 6 महीने में मैंने जो आप में ग्रोथ देखी उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई, नाड़ी सिखाई जा सकती है, इट इज़ पॉसिबल। तो आपका मेरे लाइफ में इस तरीके से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहा है। वैद्य सुरम्या जो है सागर में बेस्ड है, मध्य प्रदेश, और आप जो है बहुत पैशनेट पर्सन है, मतलब कभी भी आप ना नहीं बोलेंगे किसी भी क्लास के लिए कुछ भी। अभी आपने अपना BMS कंप्लीट किया है और भी प्रैक्टिस शुरू कर रही हैं अपना, तो ये इनकी बहुत ही ख़ास बात है। वेरी करेजियस पर्सन एंड शी विल नेवर से नो कि नहीं मैं नहीं सीखूंगी, मुझे नहीं सीखना है। हाँ तो निकलेगा ही सही। तो ऑल ऑफ यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू मी, ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति है जो अभी नहीं आई हैं, लेकिन शी इज़ माई फ्रेंड, उनका नाम शालिनी जे है, वो भुज में रहती हैं। शी इज़ नॉट अ वैद्य, शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, और उनका काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा टू सेकेंड मी ऑन डूइंग दीज ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने जो भी ऑनलाइन शुरू किया इन द लास्ट 6 months, तो उसमें उनका बहुत बड़ा सपोर्ट, एडिट करना, देखना कि हाँ ये लोगों तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। तो नाड़ी परीक्षा का मैंने जब उनसे शेयर किया कि यू नो दिस इज़ व्हाट माय टीचर हैज़ टोल्ड मी कि नाड़ी परीक्षा को सिखाओ बिटवीन वैद्यस एज वेल एज कॉमन पीपल, ऐसा हो जाए कि हर वैद्य में ये पॉपुलराइज हो जाए और सहज हो जाए, और हर घर में एक ऐसा नाड़ी परीक्षक तैयार हो जो अपनी बेसिक एलिमेंट्स कि मुझे ज्वर है, मुझे प्रतिशाय है, इसको वो समझ पाए। ऐसा हमको तैयार करना है, ऐसा तुम्हें करना है। ये विजन उन्हें मुझे दी थी मेरे टीचर ने। तो जब मैंने ये शेयर किया मेरी फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग नाड़ी पे क्लासेस, भले ही ऑनलाइन ही सही, लेकिन प्लीज़ बिगिन इट। तो विद ऑल माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू एंड टू शालिनी दीदी हु इज़ नॉट हियर एट द मोमेंट, आज की सेशन को हम यहाँ रोकते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे एंड टुमारो वुड बी द लास्ट डे ऑफ दिस सेशन ऑल्सो, ठीक है।
सो वी विल ऑल्सो कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। कल मैं एक लिंक डाल दूंगी, तो आप में से जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में एक फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो क्या आज हम रोकें फिर? शैल वी स्टॉप? थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्ते। 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 नमस्ते।